वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपकी कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक रीड कर रहे थे। और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि जो जॉर्ज पंचम थे उनकी मूर्ति की नाक गायब हो गई थी और कुछ भी उपाय समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ जो है वो इंडिया के दौरे पर आने वाली थी। तो अब ये सोच रहे हैं कि जो मूर्तिकार ने पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में पत्थर उसके जैसा खोजा, लेकिन उसे कहीं भी वह पत्थर नहीं मिला जिससे जॉर्ज पंचम की मूर्ति बनाई गई थी। तो अब वो कह रहे हैं, उन्होंने एक दूसरा उपाय समझाया कि जो नेता हमारे देश के जो उनकी मूर्तियाँ लगी हुई है उनमें से किसी एक की नाक काट ली जाए और उनकी मूर्ति को लगा दी जाए। तो मूर्तिकार ने यह उपाय बता दिया, लेकिन सबको कहा कि जो मैंने काम कहा है वो अखबारों में नहीं छपना चाहिए। तो जो सब थे, जो देश के बारे में सोच रहे थे, सभापति थे, जिसकी जो मीटिंग बुला रहे थे, जो भी जितने भी अधिकारी थे, सब कह रहे थे। उनके दिमाग में एक बात आई। एक बार तो थोड़ी टेंशन हो गई, फिर उन्होंने कह दिया ठीक है कर लेना काम है, लेकिन बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से करना कि किसी को कानो कान खबर नहीं मिलनी चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उनके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी, मतलब उसकी नाकें ढूंढी, नापी और गुजरात की ओर भागा। पहले वह बम्बई पहुंचा। जो दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कविसजी, जहांगीर, तो ये जो भी थे सबने की नाक उसने टटोली, नाप लिया, लेकिन उसको नाक नहीं नापी गई, मतलब वो पूरी नहीं फिट नहीं बैठ रही थी। फिर वह गुजरात की ओर भागा। गुजरात के कौन थे? गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, उनकी मूर्तियों को देखा। फिर बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोख की। और फिर बिहार की, यानी वहाँ भी उसे वो नाक फिट नहीं बैठी, जो उसको नाक जिस नाप की चाहिए थी वो नाक उनसे मैच नहीं हो रही थी। और बिहार की फिर चला। बिहार होता वो उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर वह दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। उसने पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर ली। उसने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, लेकिन सब मूर्तियां देख ली, सबकी नाकों का नाप ले लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबसे बड़ी निकली। मतलब जिनकी सब नापों का उसने नाप लिया था, वे सब जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी थी। यहाँ पे इज्जत की बात की गई है एक तरह से, कि जो इज्जत जितनी जॉर्ज पंचम की नाक की थी, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की थी, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इज्जत हमारे देश के नेताओं की थी। इसीलिए यह पॉसिबल ही नहीं था कि हम उनके नेताओं की नाक काट कर जॉर्ज पंचम की नाक, मूर्ति की नाक के लगा दें। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे, यानी सब निराश हो गए और झुंझलाने, उन्हें आपस में झुंझलाहट होने लगी। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, उसने हिम्मत बंधाई मूर्तिकार ने और कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ पाए, यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूँ। अब जब मूर्तिकार था उसने हिम्मत बंधाई कि जो बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में जो शहीद हुए थे बच्चे, उनकी मूर्तियां वहाँ पर स्थापित है, तो शायद बच्चों की, क्या पता, सब नेता जो बड़े थे उनकी नाकें तो इनसे बड़ी निकली, तो क्या पता बच्चे की नाक ही फिट बैठाए। लेकिन मूर्तिकार ने यह कोशिश भी नाकाम रही मूर्तिकार की, और उन बच्चों की मूर्तियों की जो नाक थी वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से काफ़ी बड़ी निकली, यानी उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत थी, उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, जॉर्ज पंचम की कोई भी वैल्यू नहीं दी। अब वो कह रहा है मूर्तिकार कि अब बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं गई थी, यानी उसकी मूर्ति को एकदम साफ किया गया था, नहलाया गया था, उसको कलर दोबारा किया गया था उसका, और सब कुछ तो था, लेकिन नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, यानी
हुक्म देने वाले थे, जो देश के बारे में सोचने बोलने वाले थे। बड़ी खलबली मची। अगर चोर पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब क्या है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई। सबको यही टेंशन थी कि अगर रानी आएगी और नाक नहीं होगी चोर पंचम की मूर्ति के तो काफ़ी टेंशन वाली बात है, हमारी इज्जत भी नहीं रहेगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। उसे मजबूर थी, उसे पैसे चाहिए थे। इसलिए वह सोच रहा था कि अगर कुछ पॉसिबल नहीं हुआ तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए वह हार नहीं मान रहा था और कुछ न कुछ उपाय सोचता ही जा रहा था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने पहली शर्त दोहराई। अब उसने यही कह दिया कि अच्छा, एक अजीब सा एक ख्याल और उसके दिमाग में आया। उसने पहले वाली शर्त यानी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दीजिए। यानी वो कह रहे थे कि ना नेताओं की नाक फिट बैठी, ना कोई पत्थर मिला इनकी मूर्ति के लिए, ना किसी बच्चे की मूर्ति की नाक फिट बैठ रही है, तो क्यों ना किसी जिंदा व्यक्ति, इतनी आबादी है हमारे देश की, 40 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, तो किसी एक व्यक्ति की जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। अब यह बात जब उसने उपाय बताया तो एकदम सब और चुप ही छा गई, क्योंकि एक मौत होनी थी। एक मौत से चोर पंचम की मूर्ति के नाक लगनी थी। काफ़ी ज़्यादा यह बात सीरियस थी। सब चुप हो गए तो सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। वह काफ़ी ज़्यादा हिचक रहा था बोलने में और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? काम मेरे ऊपर छोड़ दिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त है। वो बोल रहा है कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए, ये काम तो मुझे ही करना है कि किसकी नाक किसकी सही बैठेगी, यह काम मैं करूँगा। बस आपको मुझे परमिशन देनी है। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। कानाफूसी हो चुकी थी, आपस में सब धीरे धीरे बातें कर रहे एक दूसरे के कानों में और उसको परमिशन इस बात की मिल गई। अखबारों में